हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज सोनम चौहान। तो फोर्थ सेमेस्टर के सेकंड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो सेकंड लेक्चर का जो टॉपिक है वो है एपिक्यूरियनवाद यानी कि एपिक्यूरियनिज्म और स्टोइकवाद यानी कि स्टोइकिसिज्म। तो ये एक विचारधारा है, लेकिन इससे पहले इसके जो बैकग्राउंड है, जो बेसिक स्ट्रक्चर्स उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो बेसिक सी बात है कि फॉल ऑफ द सिटी स्टेट एंड डेवलपमेंट ऑफ द लॉ, न्यू अप्रोच। तो नगर राज्यों का अंत एवं नवीन दृष्टिकोण का उदय। तो ये जो नगर राज्य थे उस समय पे, यानी कि जो एपिक्यूरियनवाद या स्टोइकवाद जो हम विचारधारा पढ़ेंगे, उससे पहले भी जो स्टेट क्रिएट किए गए उनकी क्या विचारधारा थी और उसको रिप्लेस करके ये विचारधारा किस तरीके से आई, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। देखिए, प्लेटो और अरस्तु के बाद में यूनानी पॉलिटिकल जो थॉट रहे हैं, जो चिंतन रहे हैं, उनमें एक नए दृष्टिकोण का उदय यानी कि एक नए डायरेक्शन को वहाँ पर डेवलप किया गया। इसका सबसे बड़ा कारण है प्लेटो और अरस्तु के चिंतन के जो केंद्र बिंदु थे वो नगर राज्य के स्थान सैनिक शक्ति पर आधारित विशाल साम्राज्य यानी कि बहुत ही ब्रॉडली जो एम्पायर था उसके द्वारा लिया जाना था। और ये जो पूरा प्रोसेस था, ये जो पूरा क्रम था, वो अरस्तु के जीवन काल में ही प्रारंभ हो गया था। मैसिडोनिया के राजा फिलिप ने राज्य सत्ता ग्रहण करने के लिए, हड़पने के लिए, यूँ कहें कि राज्य सत्ता पर अपना कब्जा जमाने के लिए अपनी सैनिक शक्ति के माध्यम से जो नगर राज्य थे उनके अस्तित्व को मिटाना स्टार्ट कर दिया। यानी कि अगर मैसेडोनिया के राजा की बात करें, फिलिप की बात करें, तो उनका क्या पॉलिसी थी कि पूरी तरीके से अपना वर्चस्व स्थापित करना है। तो जितने भी वहाँ पे स्टेट थे, जितने भी वहाँ पे स्वतंत्र स्टेट थे, उनको एक तरीके से उनको अपने अधीन करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, यानी कि मिटाना स्टार्ट कर दिया और थोड़े ही समय में संपूर्ण नगर राज्य की जो स्वतंत्रता है, जो लिबर्टी है, फ्रीडम है, उसका अपहरण करके उस पर अपना आधिपत्य कर लिया। यानी कि जो उनकी फ्रीडम थी वो सब डिसमिस हो गई। अब वो मैसिडोनिया के राजा फिलिप के अधीन हो गए। उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटे और अरस्तु के शिष्य सिकंदर ने एक विश्वव्यापी साम्राज्य की स्थापना की। और इस प्रकार जो अरस्तु हैं उनकी मृत्यु से पहले ही नगर राज्य के आदर्श का अंत हो गया और उसके स्थान पर सैन्य शक्ति पर आधारित एक विशाल साम्राज्य इस्टेब्लिश किया गया। यानी कि जब हम अरस्तु की बात करते हैं तो भाई अरस्तु प्लेटो के समय एक आदर्श राज्य की बात की जाती है, लेकिन जब उनके जाने के बाद में मैसेडोनिया के जो राजा फिलिप थे, उनके मरने के बाद में भी उनके जो बेटे थे और सिकंदर ने मिलकर के कैसे राज्य का निर्माण किया, जो बिल्कुल पावर के बेस पर बनाया गया राज्य था, नॉट ए आइडियल स्टेट। तो उस समय पे ये सारी चीज़ें रिप्लेस हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी। तो राज्य से दूर रहना और उसकी अवहेलना का उपदेश देने वाली एक नई विचारधारा को जन्म दिया जाता है, और जिसका श्रेय हम एपिक्यूरियन और स्टोइक संप्रदाय को देते हैं और जिनके प्रवर्तक एपिक्यूरस और जीनो है। और इस विचारधारा के बारे में कुछ सबसे पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें, कुछ इसके मेन फीचर्स के बारे में बात करें, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो सके कि जो एपिक्यूरियन वाद और जो स्टोइक वाद जो विचारधारा है वो एग्जैक्टली क्या है। तो जो फीचर्स होते हैं, बेसिक सी बात है यार, ये आपको पता, मतलब आपको ये इसके बारे में पता लगता है कि ये जो दो विचारधाराएं हैं वो क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है कम्प्लीटली सब्जेक्टिव ओपिनियन, यानी कि पूरी पूरी तरीके से व्यक्ति पर एक विचारधारा। इससे पहले जो भी विचारधारा यूनानी विचारधारा या रही हैं या मैसेडोनिया के राजा के बाद की जो विचारधारा राज्य में रही हैं, वो राज्य को सेंटर पॉइंट मानती थी। तो यहाँ पर जब वो विचारधारा को रिप्लेस करके एपिक्यूरियनवाद या स्टोइकवाद या स्टोइकिज्म जो विचारधारा आइडियोलॉजी जब आती है, तो वो कम्प्लीटली सब्जेक्टिव ओपिनियन के बेस पर काम करती है। यानी कि इस नवीन विचारधारा की पहली मुख्य विशेषता इसका व्यक्तिपरक होना है। प्लेटो और अरस्तु की बात करें तो दोनों ही व्यक्ति के मुकाबले राज्य को सबसे ज़्यादा महत्व देते थे, यानी कि वो स्टेट को महत्व देते थे, वहाँ पर रहने वाले व्यक्तियों को नहीं। लेकिन इस विचारधारा में व्यक्ति को सबसे ज़्यादा सेंटर पॉइंट पर रखा गया है। तो सबसे पहला फीचर्स तो इसका यही होगा कि कम्प्लीटली सब्जेक्टिव ओपिनियन। उसके बाद सेकंड है यूनिवर्सलिज्म एंड यूनिवर्सल सिटीजनशिप, यानी कि विश्ववाद और विश्व नागरिकता। यानी इस विचारधारा की दूसरी विशेषता विश्ववाद है। प्लेटो और अरस्तु के जो आदर्श राज्य नगर राज्य था, लेकिन मतलब अगर यूँ कहें कि भाई प्लेटो और अरिस्टोटल जो रहे हैं उनका जो राज्य था वो आदर्शवादी नगर राज्य था, लेकिन समय के अनुसार वो पूरी तरीके से डिसमिस हो गया, वो ख़त्म हो गया, उसका विनाश हो गया। और उसके स्थान पर पहले तो मैसेडोनिया और बाद में रोम के विशाल राज्य जो विश्वव्यापी साम्राज्यों ने ले लिया। तो रिजल्ट ये निकला कि नागरिकता के स्वरूप में भी अंतर आ गया। अब नगर राज्य की नागरिकता के स्थान पर विश्व नागरिकता में विश्वास किया जाने लगा और उसे ही आदर्श माना जाने लगा। तो दूसरी विशेषता ये थी कि उसके बाद जब मैसेडोनिया की वहाँ पर आधिपत्य रहा, फिर उसके बाद में रोम का आधिपत्य रहा, तो उसके बाद में वहाँ की जो सिटीजनशिप का जो प्रोसेस था वो क्या हो गया, यूनिवर्सलिज्म हो गया। ठीक है, इसके बाद थर्ड है मानव समानता और विश्व बंधुत्व की
भावना यानी कि सेंस ऑफ ह्यूमन इक्वालिटी एंड यूनिवर्सल बिलोंगिंग। तो इस विचारधारा की तीसरी विशेषता मानी जा सकती है समानता और विश्व भ्रातृत्व के विचारों पर। तो इन तीनों ही विशेषताओं ने यूनानी राजनीतिक चिंतन में एक नए युग की शुरुआत की, एक नए युग का सूत्रपात किया, उसको स्टैब्लिश किया। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 322 ईसा पूर्व में अरस्तु की मृत्यु के साथ ही राजनीतिक दर्शन के इतिहास में एक युग की समाप्ति उसी तरह होती है जैसे उसे एक वर्ष पूर्व मरने वाले उसके शिष्य सिकंदर के जीवन से राजनीति में एक नवयुग का आरंभ होता है। राजनीतिक चिंतन के साथ एक नए युग को यानी कि नए पीरियड को जन्म देने वाली एपिक्यूरियन और स्टोइक विचारधाराओं में असमानताएं होते हुए भी इसमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एपिक्यूरियन और स्टोइक जो विचारधारा है उसमें क्या सिमिलैरिटीज़ है, यानी कि सिमिलैरिटीज़ बिटवीन एपिक्यूरियन एंड स्टोइक थॉट्स। ठीक है, तो अगर हम इसके सिमिलैरिटीज़ की बात करते हैं तो उसमें 3 सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। पहली सिमिलैरिटी तो ये है कि दोनों ही व्यक्ति के जीवन को आनंद में बनाना चाहती हैं, यानी कि एपिक्यूरियनवाद जो विचारधारा है वो भी व्यक्ति को सेंटर पॉइंट पर रख करके उसकी खुशी के लिए बात करती है, उसके आनंद के लिए, उसके पीसफुल के लिए बात करती है। और वही तरीके स्टोइक जो विचारधारा है वो भी इसी बारे में बात करती है। लेकिन दोनों के लिए आनंद का जो स्वरूप है, जो स्ट्रक्चर है, जो नेचर है और उसे प्राप्त करने के जो भी साधन है वो अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, दूसरी जो सिमिलैरिटीज़ है वो है राजनीति को नैतिकता से अलग करके नैतिक नियमों में उससे अधिक आस्था रखने के संबंध में थी। कहने का मतलब ये है कि जितने भी हमारे मॉरलिटी वाले लॉज हैं, ठीक है, उनमें आस्था रखना, आस्था यानी कि उनको उनका आचरण करना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोनों ही विचारधारा उनके आचरण में बहुत ज़्यादा विश्वास रखती थी। इसके बाद तीसरी सिमिलैरिटीज़ इसमें है कि उनकी मान्यता थी कि व्यक्ति का वास्तविक जीवन है, क्योंकि जो एक्चुअल उसकी लाइफ है वो बाह्य परिस्थितियों पर नहीं बल्कि आंतरिक परिस्थितियों पर आधारित होती है। तो दोनों इस तरीके से चीज़ों को मानते थे। तो ये 3 सिमिलैरिटीज इसमें देखी जा सकती हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एपिक्यूरियन विचारधारा यानी कि एपिक्यूरियन थॉट के बारे में कि क्या इसके थॉट है, किस तरीके से चीज़ें इसमें रखी जाती हैं। तो एपिक्यूरियन विचारधारा को जन्म देने वाला जो विद्वान है, दार्शनिक है, वो एपिक्यूरस था, जिसे 306 ईसा पूर्व में इस विचारधारा का प्रतिपादन किया था। एपिक्यूरस के समय में यूनान में मैसेडोनिया का प्रभुत्व की स्थापना के कारण राजनीतिक अस्थिरता व्याप्त थी, यानी कि अनस्टेबल था। अगर हम पॉलिटिकल सिचुएशन की भी बात करें, रूल रेगुलेशन की भी बात करें, तो मैसेडोनिया उस समय पर पूरे तरीके से वहाँ पे फैला हुआ था और जो एक तरीके से इन्वायरमेंट भी अशांत था। कभी भी मतलब कुछ भी हो सकता था स्टेट को लेकर के, कुछ भी ऐसा वेलफेयर जैसी या आइडियलिस्टिक जैसी सिचुएशन नहीं थी। तो नगर राज्यों की स्वतंत्रता का अपहरण हो चुका था, यानी कि वहाँ पे लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वालिटी जैसी नॉर्मल हम ह्यूमन राइट्स की बात करते तो वहाँ पर कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिलता था। और यूनानी श्रेष्ठता का जो महल है वो चकनाचूर हो चुका था। ऐसी यानी कि जो यूनान की सभ्यता है, कल्चर है, वो मैसेडोनिया के आधिपत्य से सब कुछ वहाँ पर तहस नहस हो चुका था। तो उसके बाद जब एपिक्यूरियन विचारधारा आती है तो उसमें कुछ सिद्धांत हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले है आनंदवाद यानी कि हेडोनिज्म। देखिए, ये जो विचारधारा है, जो थॉट है, इससे आपको पता लगता है कि एग्जैक्टली एपिक्यूरियन कैसे थे या फिर ये विचारधारा कैसी थी, सबसे ज़्यादा बिलीव किस पर करती थी ये सारी चीज़ें। तो आनंदवाद यानी कि एपिक्यूरस आनंद या सुख को मनुष्य जीवन की सबसे प्रमुख लक्ष्य मानता था। तो सबसे पहले विचारधारा, सबसे पहला थॉट तो उनका यही था कि भाई आनंद होना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर इंसान की लाइफ इम्पोर्टेंट है तो उसकी लाइफ में इम्पोर्टेंट, उसकी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर उसका सुख होना चाहिए। सुख के लिए ही वो अपने जीवन में एफर्ट्स करता है, मेहनत करता है। ठीक है, अगर सुख ही नहीं है तो उसका जीवन बेकार है। तो आनंद ही सौभाग्यशाली जीवन का आदि और अंत है। तो आनंद को उन्होंने श्रेष्ठ माना है। दूसरा यहाँ पे धर्म विरोध यानी कि एंटागोनिज्म। तो एपिक्यूरस का मत है कि धर्म मनुष्य को सुखी बनाने वाला नहीं है बल्कि दुखी बनाने वाला साधन है। तो उसने पूरी तरीके से धर्म से दूर रहकर व्यक्ति को ये संदेश दिया है कि वो धर्म से अपने आप को दूर रखे, क्योंकि जितना ज़्यादा वो धर्म के नज़दीक रहेंगे वो हमेशा दुखों से अपने आप को घेरे रखेंगे और वह उसके हृदय में देवी देवताओं और नरक आदि का भय उत्पन्न करता है। यानी कि जो एपिक्यूरन जो थॉट है वो ये मानते हैं कि हमें धर्म विरोधी होना चाहिए, क्योंकि अगर हम धर्म से ज़्यादा जुड़े रहें तो हमारे दिल में, हमारे मन मस्तिष्क में हमेशा एक नरक, स्वर्ग, इस तरह की चीज़ों को लेकर के भय हमेशा से बना रहेगा और उसका सुख से जीना मतलब हराम कर देता है।
वो उनका ऐसा कथन है। और उनका ये भी कथन है कि मनुष्य को उसका वास्तविक रूप समझकर अपने आप को अंधविश्वासों के पुलिंदे मुक्त करना चाहिए। यानी कि जितना ज़्यादा धर्म के साथ वो जुड़े रहेंगे, ऐसा एपिक्यूरियन थॉट में लिखा गया है कि वो धर्म विरोधी इंसानों को सपोर्ट करता है कि जितना ज़्यादा आप धर्म से दूर रहेंगे उतना ही ज़्यादा सुख शांति का जीवन आप जी सकते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट है रिस्ट्रेंड, यानी कि संयमित या आकांक्षा रहित जीवन की पक्षपाती। तो महात्मा बुद्ध की तरह एपिक्यूरियन विचारक भी एम्बिशियस, जो आकांक्षाएं, जो इच्छाएं हैं, उनको मनुष्य के दुखों का कारण मानते हैं। और उनकी मान्यता है कि अधिक से अधिक जो भी इच्छाएं हैं, दुख है, ठीक है, मतलब जितनी ज़्यादा, मतलब उनका मानना है कि भाई जितनी ज़्यादा आप इच्छा रखोगे जीवन में उतनी ज़्यादा दुख आपको देखने को मिलेंगे। तो वो चाहते हैं कि संयमित जीवन, एक बैलेंस में जीवन जिए, और एम्बिशियस आपके नहीं होने चाहिए, आपकी इच्छा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप लाइफ में इच्छाएं रखेंगे, जब वो पूरी नहीं होती हैं तो फिर आपको दुख होता है। और एपिक्यूरियन जो विचारधारा है वो दुख से व्यक्ति को अलग करती है, उसको सुख प्रदान करने के लिए एक तरीके से विचारधारा उसको सपोर्ट करती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक जीवन की उपेक्षा, यानी कि निगलेक्ट ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। अब जिस तरीके से धर्म विरोधी के कंसेप्ट को एपिक्यूरियन ये मानते हैं कि धर्म का विरोध इंसानों को करना चाहिए अगर उसको सुखी जीवन व्यतीत करना है, उसी तरीके से राजनीतिक जीवन की भी उपेक्षा उन्होंने की गई है कि जितना ज़्यादा वो पॉलिटिक्स से अपने आप को दूर रखेंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर जीवन वो अपना जी सकेंगे। और क्योंकि जितना ज़्यादा वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होकर के राज्य को, शासन को समझने की कोशिश करेंगे, कैसे राज्य चलता है, ये तो वो दुख का एक कारण अपने आप ही क्रिएट करते जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है नैतिकता के प्रति उपयोगितावाद दृष्टिकोण की स्थापना, यानी कि एस्टेब्लिशिंग द यूटिलिटेरियन अप्रोच टू द एथिक्स। एपिक्यूरियन विचारकों ने व्यक्ति के जो सुख हैं, हैप्पीनेस हैं, उसको जीवन का चरम लक्ष्य माना है। तो फाइनली उन्होंने व्यक्तिवाद को अत्यधिक महत्व प्रदान किया कि अगर इंडिविजुअलिज्म ज़्यादा होगा तो लोग अपने बारे में सोचेंगे, अपने बारे में, मन में सोचने का मतलब है लोग अपनी खुशी के बारे में सोचेंगे, वो वही काम करेंगे जो उसे पसंद है, और पसंदीदा काम करने पर हमें खुशी मिलती है, यानी कि सुख प्राप्त होता है। तो बेसिक सी बात है, एपिक्यूरियन विचारधाराओं के अनुसार सुख ही जीवन का चरम लक्ष्य है और उसको प्राप्त करने के लिए व्यक्तिवाद का सहारा हमें लेना ही पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि न्याय का स्वरूप सामाजिक संविदा, यानी कि नेचर ऑफ जस्टिस सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो न्याय के स्वरूप की व्याख्या करते हुए एपिक्यूरियन विचारक सामाजिक संविदा समझौते का प्रतिपादन करते हैं। जैसे प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ अपने कार्यों को करने से था, लेकिन एपिक्यूरियन विचारक जो हैं वो इसे केवल दूसरों को हानि न पहुंचाना और दूसरों द्वारा पहुंचाए जाने वाली हानि से अपने आप को बचाने के लिए करता है। यानी कि एपिक्यूरियन जितने भी विचारक हैं वो, उनका ये मानना है कि न्याय का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम अपने आप को सेफ्टी दे रहे हैं दूसरों के अटैक करने से, अपने आप को बचाने के लिए। अगर दूसरा हम पर हमला करता है तो हम अपना बचाव कैसे करें, दैट्स मीन्स जस्टिस, ठीक है। तो इस तरीके से जो एपिक्यूरियन विचारक हैं, जो एपिक्यूरियन विचारधारा है, उसके कुछ पॉइंट है। आई होप सो ये थोड़ी सी चीज़ें आपको क्लियर आउट हुई होगी। और ये एक विचारधारा, देखिए विचारधारा के हिसाब से आप पढ़ोगे तो ये बहुत जल्दी आपको समझ में आएगी, ठीक है। लेकिन ये सोचोगे कि यार ये क्या ही वर्ड आकर के निकल गया है, ये क्या है, ये सबसे पहले ये वर्ड सुनने को मिल रहा है, तो आज तक मैंने वर्ड पढ़ा भी नहीं है, सुना भी नहीं है, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। दैट्स ए न्यू वर्ड, शायद हो सकता है ये मेरे लिए भी नया हो, आप लोगों के लिए भी नया हो, लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि एपिक्यूरियन जो विचारक थे उन्होंने हमेशा व्यक्ति के सुख की बात की, हैप्पीनेस की बात की, आनंद की बात की है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट विचारधारा है स्टोइक विचारधारा। अब स्टोइक लोग किस तरीके से मतलब उनका विचार कैसे, उनके फीचर्स क्या है, क्या वो सोचते हैं, तो इस विचारधारा का जो प्रवर्तक है वो जीनो द्वारा 300 ईसा पूर्व में इसको, मतलब इस विचारधारा को स्टार्ट किया गया। सिसरो, सेनेका, मार्कस ऑरियलिस और एपिटेरस आदि ऐसे विचारक रहे हैं जो इनके समर्थक रहे हैं, जिन्होंने इस विचारधारा को अपनाया है। और यूनानी भाषा में स्टोआ देहली को कहते हैं, ठीक है। देहली नहीं होती, दरवाजे के जो दरवाज़ा होता है उसके बीच में देहली इस वर्ड को यूज़ किया जाता है। तो जो जीनो विचारक थे, जिन्होंने इसको एक तरीके से, उसके फाउंडर, उसके फादर कहे जाते हैं इस विचारधारा के, वे एक देहली के पास बैठकर शिक्षा प्रदान करता था।
फलस्वरूप उसके अनुयायी और शिष्य स्टोइक के नाम से पुकारे जाने लगे। स्टोइक विचारधारा अनेक सदियों तक राजनीतिक चिंतन को प्रभावित करती रही। रोम वासियों पर इसका काफ़ी गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। और अब बात कर लेते हैं उसके कुछ मुख्य सिद्धांतों के बारे में, जिनकी वजह से हमें पता लगेगा कि जो स्टोइक विचारधारा है वो किस तरीके से काम करती है और कैसे उसमें मतलब एक तरीके से पॉइंट होते हैं। ठीक है, मेन प्रिंसिपल्स ऑफ स्टोइकिज्म। तो पहला है प्राकृतिक कानून यानी कि नेचुरल लॉ। अब स्टोइक विचारकों का जो चिंतन है वो केंद्रीय विषय है प्रकृति, यानी कि अब सेंटर पॉइंट होता है उनका नेचर का। तो वो नेचर को सेंटर पॉइंट पर रखते हैं और उनके अनुसार प्रकृति ही जीवन की अधिष्ठात्री है, समस्त कार्यों का प्रेरक है। यानी कि घूम फिर कर अगर हम वन लाइन में सम अप करें तो अंत, शुरू से लेकर अंत तक वो सिर्फ सेंटर में नेचर को रखते हैं कि हर एक व्यक्ति, हर एक चीज़ जो भी है इस दुनिया में हमें जो भी दिखाई दे रही है वो सब नेचर से जुड़ी हुई है, उससे अलग बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है विश्व नागरिकता यानी कि यूनिवर्सल सिविलाइजेशन। तो विश्व नागरिकता का विचार सबसे पहले सिनिक विचारकों के द्वारा प्रस्तुत किया गया था और उन्होंने यह घोषित भी कर दिया था कि वे किसी नगर राज्य के नागरिक नहीं हैं बल्कि विश्व के नागरिक हैं। तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ों का प्रभाव जो देखने को मिला स्टोइक में भी मिला, स्टोइक जो विचारक है उनके ऊपर भी देखने को मिला। तो स्टोइकवाद भी एक ऐसी विचारधारा है जो मानता है कि जो सिविलियन हैं, जो नागरिक हैं, वो सिर्फ अपने राज्य के नहीं बल्कि पूरे विश्व के नागरिक हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है मानव समानता या विश्व बंधुत्व की भावना यानी कि ह्यूमन इक्वालिटी। अब जब हम विश्व नागरिकता की बात इस विचारधारा में कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हमें अब आगे के पॉइंट भी बड़े आसान तरीके से आप एक्सप्लेन करते हैं। मानव समानता, विश्व बंधुत्व, जब भी ये वर्ड का मतलब क्या है कि हम पूरे विश्व में जो ह्यूमन इक्वालिटी है उसकी बात कर रहे हैं। तो इस विचारधारा को मानने वाले जितने भी समर्थक हैं, जितने भी उसके विचारक हैं, उनका कहना है कि जो इंसान है, जो व्यक्ति है, वो बेसिक सी बात है, उसमें इक्वालिटी है, वो विश्व में कहीं भी रहेगा एक इक्वालिटी उसमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो इक्वालिटी का मतलब होता है इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी नागरिक हैं, वो सब ईश्वर के पुत्र हैं, वो सब गॉड के बच्चे हैं। तो उन हर एक के लिए समानता है, किसी में भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, चाहे वो किसी भी देश में रह रहा हो, किसी भी राज्य में वो रह रहा हो, लेकिन वो गॉड का एक सन है। गॉड का मतलब अगर बेटी है तो चलो डॉटर है, तो उसके आधार पर उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसी विचारधारा रखने वाले कौन है? स्टोइकवाद है। ठीक है, इसके बाद ह्यूमन नेचर की बात करते हैं, मानव स्वभाव की बात करते हैं। तो मानव स्वभाव के संबंध में स्टोइक विचारकों का मत है कि स्वाभाविक रूप से मानव जो होते हैं वो दुष्ट होते हैं, क्योंकि वह अपनी वासनाओं को पूरा करने में वो हमेशा लगा रहता है, जो कि कभी पूरी होती भी नहीं है। और उनका यह भी कथन है कि मनुष्य को अपने सुख साधना के लिए समाज से अपना संबंध विच्छेद कर लेना चाहिए। ठीक है, मतलब स्टोइकवाद ये कहते हैं कि सुख साधना के लिए उसे अपनी सोसाइटी से जो भी उसके रिलेशन है वो हटा देने चाहिए, क्योंकि उसकी जो वासना है वो कभी पूरी होने वाली नहीं है और 24 घंटे वो सिर्फ उसी काम में लगा रहता है, अपने एम्बिशंस को पूरा करने में, अपनी इच्छाओं को पूरा करने में। लोगों से बातचीत भी करेगा तब भी वो उससे उस हिसाब से बातचीत करेगा कि हाँ इसे मेरा काम है तो अभी बात कर रहा हूँ। तो स्टोइकवाद ने मनुष्य के स्वभाव को लेकर के बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति के मानव को बताया है। सो फाइनली गाइज ये था पूरा लेक्चर्स एपिक्यूरियनवाद और स्टोइकवाद के ऊपर, जो कि हमने थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की। आई होप से वीडियो लेक्चर आपको पसंद आएगा। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी ऐसा टॉपिक्स है जो इस बीच में इस लेक्चर में आपको थोड़ा सर के ऊपर जा रहा है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता देना। लेकिन हाँ, एक बार पढ़ कर के चीज़ें समझ में नहीं आए तो वापस से वीडियो को वापस से देखो। ठीक है, उसको नोट कर लो, कोई चीज़ें जो समझ में नहीं आ रही हो तो नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आने वाले जो भी वीडियोस हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन, उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।